जीटीएम ग्रुप के सीएमडी तुषार कुमार से खास बातचीत शाम 5 बजे सिर्फ हिंदी खबर पर। जीटीएम ग्रुप के सीएमडी तुषार कुमार से खास बातचीत शाम 5 बजे सिर्फ हिंदी खबर पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। और इस वक्त मेरे साथ हैं एक नौजवान, एक युवा कारोबारी, एक उद्योगपति, सोशलाइट, बहुत सारे समाज सेवा के कामों में रहने वाले, छोटी उम्र के हैं, सपने बड़े हैं। तुषार गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। आप जीटीएम ग्रुप के सीएमडी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया अतुल जी, थैंक यू वेरी मच। हिंदी खबर पर आप हैं पहली बार। आपको देख के लगता है जैसे अभी एक नया आईएएस बना हुआ लड़का या अभी इंजीनियरिंग कॉलेज पास करके तैयारी करने वाला लड़का, लेकिन जब पता करते हैं इस लड़के के बारे में तो लगता है कि बहुत संघर्ष है इस लड़के के पीछे। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ये कैसे इतनी छोटी उम्र में? देखिए, अब तो छोटी उम्र नहीं रही, लगभग 18 साल की उम्र से मैं बिजनेस में हूँ और अब लगभग 35 का हो गया, तो 16-17 साल हो गए बिजनेस करते करते, तो अब छोटा नहीं रहा। हाँ, ये सुनते सुनते बड़ा हो गया कि मैं छोटा हूँ। कर रहे हैं, कई सारी स्टेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो जीटीएम ग्रुप है ये किस किस सेक्टर में है और क्या क्या नए जो वेंचर्स हैं वो आप लोग लेकर आ रहे हैं? देखिए, एक मेजर हाउसिंग सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, हम लोग शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्स और होटल बना रहे हैं। इस वक्त 2 बड़े पीपीपी प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, हम उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में एक जगह है भागलपुर, वहां पर हम बिहार का सबसे बड़ा मॉल, लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल बना रहे हैं। जयपुर में हेल्थ एंड वेलनेस मॉल बना रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी के साथ ब्लेस्ड फ्लोर करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस तरह के हाउसिंग एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हमारा चैनल बहुत अच्छे से देखा जाता है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद पसंद करते हैं हमारे चैनल को, वो गाहे बगाहे इंटरव्यू देते रहते हैं और फोन भी करते रहते हैं कि आओ इस बारे में बात करनी है। उत्तराखंड के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी और किस तरह से आपने अपने विंग्स को एक्सपेंड किया है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर का एरिया हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक मॉल मल्टीप्लेक्स और एक होटल है, और एक में फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी करके प्रोजेक्ट है। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ में कर रहे हैं। जी, रोजगार की बात करें, बहुत संकट है सारे प्रदेशों में सरकारों के सामने कि रोजगार की बात तो होती है, दावे भी होते हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। मैंने सुना है जीटीएम ग्रुप ये बढ़ चढ़कर जो फ्रेशर्स हैं, जो रोजगार के लिए लालायित हैं, उनको रोजगार दे रहा है। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो मैं जरूर आऊं। हम बात करें छोटे शहरों की, उत्तराखंड की, देहरादून में बात करें, तो वहां पर मैं कोशिश करता हूं कि फ्रेशर्स आए, जिन लोगों को सीखना है वो आए, वो लोग मेरे साथ काम करें। मैं ये मानता हूं कि एक नौकरी एक ऐसी चीज है जहां पर इंसान सीखता भी है और तनख्वाह भी पाता है। तो इस तरह की मेरी सोच है कि लोग साथ जुड़े, नए लड़के जो लोग काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास बहुत एक्सपोजर नहीं है दिल्ली, मुंबई या मेट्रोस का, वो लोग आते हैं, साथ जुड़ के काम करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज में, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अगर मैं कुछ कर सकूं तो करूं उनके लिए। जो रियल एस्टेट सेक्टर है, कई बार बिल्डर्स को तरह तरह से दबाया जाता है। कई बार बिल्डर्स को समझा जाता है कि जैसे ये तो काम ही नहीं करते, या ये तो पारस पत्थर हैं, जंगहे लोहे को भी छू लेंगे तो सोना बन जाएगा। लोग कहते हैं कि एक टावर आप बनाते हैं तो दूसरा टावर ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है, इतना प्रॉफिट है। तो फिर लोग तरह तरह से उगाही भी करना चाहते हैं, तरह तरह से परेशान भी करना चाहते हैं। आपने अपने 17 वर्षों के करियर में कहीं पर ऐसा कुछ महसूस किया क्या कि ऐसा भी होता हो? नहीं, ऐसा देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो हम नॉमिनल मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, और हम जिसको भी ये बताते हैं कि हम नॉमिनल मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, रीजनेबल अपार्टमेंट या रीजनेबल मॉल बेच रहे हैं, वो समझते हैं इस चीज को। और उगाही वाली चीज अभी तक मेरे साथ या मेरी कंपनी के साथ ऐसा कुछ आई नहीं। हम जिस स्टेट में काम कर रहे हैं सब बहुत ही बढ़िया तरीके से है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जी, कई बार देखा जाता है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, जानबूझ के ऐसा होता है कि वो परेशान करते हैं, फाइल लटका देते हैं, और चुनाचे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है चूंकि हम हथेली गर्म करते हैं। कमोवेश सारे सेक्टर्स में ऐसा हो रहा है।
क्या लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो मंदी है, उस मंदी की बहुत बड़ी वजह सरकार का सहयोग ना करना भी है? देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं तो रियल एस्टेट सेक्टर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेक्टर बन गया है। वो चंद डेवलपर्स की वजह से हो सकता है, लोगों की सोच की वजह से हो सकता है, मंदा है बाजार पे इसलिए हो सकता है। देखिए, हमें अभी तक ऐसा डिले का कोई भी कारण हमको नहीं लगता है कि कोई प्रोजेक्ट डिले किया गया किसी सरकारी ऑफिसर ने या किसी के कहने पर कोई डिले हुआ। डिले के कारण हो सकते हैं, वो बायलॉज हो सकते हैं, वो एक सरकारी अधिकारी के पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, और ये एक नेगेटिव सेक्टर बन गया है। ये धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। रियल एस्टेट बिल जो पास हुआ है, जो हो रहा है, जो अब आ रहा है, उससे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। जिन लोगों ने काम करना है वो लोग इस सेक्टर में काम करेंगे, और सरकार को भी समझ आएगा कि अब हमको किस तरह से क्लियरेंस, किस तरह से चीजें ओके करनी है, पास करनी है। जी, दिल्ली और एनसीआर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। खुद नोएडा एक्सटेंशन में मैंने 2 रिनाउंड बिल्डर्स के यहाँ फ्लैट बुक कराए थे 2010 में, लेकिन 6.5 वर्ष से ज्यादा का वक्फा बीत गया और अभी तक वहां से हमें मिला है तो सिर्फ आश्वासन, जबकि हम अपना 100% पैसा दे चुके हैं। हम तो मीडिया में हैं, उनको डरा भी सकते हैं, डराते भी हैं, तब भी हम भी पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं। तो जो आम व्यक्ति है, जो बेचारा अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता है, तो वो बेचारा कितना उत्पीड़ित होता होगा। क्या ऐसी घटनाएं भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिल्डर और बायर के बीच में, वो क्रिएट करती हैं? देखिए, यही सारी चीजें हैं जो मैं कह रहा हूं कि ये सेक्टर नेगेटिव सेक्टर हो गया। आज की आप अखबार उठाएं तो आज भी रियल एस्टेट के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव किसी ना किसी डेवलपर के बारे में आया होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां क्लाइंट का ट्रस्ट खत्म हो गया है डेवलपर के ऊपर। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम दोबारा से हम इस सेक्टर के अंदर ट्रस्ट लेकर आए, हम लोगों को समझाएं कि सेक्टर इतना बुरा नहीं है। अब जब आप बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन की, तो यहाँ जो डेवलपर्स ने सबसे बड़ी गलती करी है वो करी है ओवर ट्रेडिंग की। अगर किसी को एक प्रोजेक्ट बनाना है तो वो 4 प्रोजेक्ट बना रहा है, अगर किसी को 100 फ्लैट का प्रोजेक्ट बनाना है तो वो 2000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा है। तो इसी का जो नुकसान है वो पूरा सेक्टर, पूरा देश और हम जैसे लोग जो काम करना चाहते हैं, जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रेड के बारे में सोचते हैं, वो लोग हमको इस चीज का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जी, आप जिस तरह से बिजनेस की बारीकियों को जानते हैं, आप उस तरह से समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। गाहे बगाहे हम देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे होते हैं, कहीं आप बच्चों को पुस्तकें बंटवा रहे होते हैं, कहीं आप अनाथों को चप्पल और कपड़े बंटवा रहे होते हैं। तो ये एक सफल व्यवसायी और एक सफल समाज सेवी, देखा जाए तो दोनों बड़ी अलग चीजें हैं। इन दोनों के बीच में आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे ब्रिजिंग करते हैं एक गैप को? देखिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है। इच्छा, अगर मैं आज बिजनेस नहीं कर रहा होता तो मैं कहीं शांति की नौकरी कर रहा होता, क्योंकि मेरे अंदर तो यही सोच थी कि मैं जॉब करूंगा और आराम से बैठूंगा, 10 से 6 की नौकरी करूंगा। बाकी सब टाइम मैनेजमेंट है। ऊपर वाले ने साथ दिया, ऊपर वाले को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे इतना कुछ दिया, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी के काम आ सकता हूं तो मैं कुछ करूं उनके लिए। और टाइम मैनेजमेंट करता हूं जिसमें मेरा परिवार भी है और सोशल एक्टिविटीज भी हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे दोस्त बहुत सारे हैं और बिजनेस भी अपने आप में बड़ा है, तो बहुत सारे लोग हैं, लगभग 200 से ऊपर लोग अभी एज ऑन डेट साइट्स पे काम कर रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, साइट ऑफिस हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करें और सारी चीजों को पूरा करें। जी, परिवार के बारे में अगर हम बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा ये इंटरव्यू, क्योंकि फेसबुक पे, ट्विटर पे हमने बहुत सारी फोटोज देखी हैं, आपकी, बच्चे की, आपकी श्रीमती जी की, देश के भीतर की भी, देश के बाहर की भी। आज हमारी आपसे बात हो रही है दिल्ली में, हो सकता है कल आप लंदन हो सकता है पता चले आप सिंगापुर हो। तो ये इतना फ्रिक्वेंटली आप वहां से यहाँ फ्लाई करते हैं और परिवार को कैसे आप मैनेज करते हैं? लोग बिजनेस में जब बिजी हो जाते हैं तो परिवार पीछे छूट जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। मैंने आपको बोला टाइम मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं और उससे कामयाबी पाई है। परिवार, देखिए, बिजनेस आगे रह गया और परिवार पीछे रह गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये मेरा सोचना है। एक्सपोजर बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा, मेरा परिवार देश विदेश घूमे, मैं देश विदेश घूमूं, ताकि मुझे भी एक्सपोजर मिले, मुझे भी नई लर्निंग्स मिले, नई सीख मिले। तो मैं कोशिश करता हूं इन सीख को अपने हॉलीडेज, अपने बिजनेस में सब परिवार को साथ रखूं और सारी चीजें टाइम टू टाइम करता रहूं। जी, उत्तराखंड की राजनीति के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसको हम देवभूमि कहते तो हैं, लेकिन असुरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलग अलग तरह के असुर, अलग अलग तरीके के लोग जो देवभूमि का नाम कलंकित कर रहे हैं।
कोई सरकार गिराने में लगा है, कोई सरकार को बचाने में लगा है, कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे का उल्लू गड़बड़ करने में लगा हुआ उल्लू बना रहा है। इन सारे झंझावातों के बीच उत्तराखंड में आप राजनीतिक तौर पर जो अस्थिरता है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और अब आगे क्या देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए? देखिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं ये तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा कहना, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा चैप्टर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ट्रस्ट की कमी हो गई। बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े लोग जो उत्तराखंड को बहुत पॉजिटिव सोचते थे, पॉजिटिव मानते थे, वो ये जो भी एक्शन हुआ पिछले 6-7 महीने में, उसका रिएक्शन ये है कि लोग अब उत्तराखंड नहीं आना चाहते। लोगों को लगता है कि यहाँ नेगेटिव लोग ज्यादा हैं। जो एक बड़ा शरीफ स्टेट, अच्छा स्टेट, ट्रस्ट वाला स्टेट माना जाता था, यहाँ एक नेगेटिविटी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट ओवरऑल बिजनेस में, ओवरऑल सरकार को, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको ये सब पड़ रहा होगा, उनको ये सब समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। जी, दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से पे तो आप दे सकते हैं सर। हिंदी खबर देखते रहिए, बहुत अच्छा चैनल आप लेकर आए हैं। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और ये चैनल लाके इस तरह की सोच, ये मैं तो आपको पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज पता लग रहा है कि आप कितना बेहतरीन, आपको मैं टीवी पे देखता था, आप कितना बेहतरीन इंटरव्यू लेते हैं। मुझे भी एक बार डर लग रहा है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये बहुत कामयाबी आपको मिले इस चैनल के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप थे तुषार गोयल साहब, साफ तौर पे बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो गतिविधियां हुई हैं उन गतिविधियों को जितनी जल्दी हम विश्वास बहाली की तरफ डाइवर्ट करें उतना अच्छा है। देवभूमि है, देवभूमि रहे, लोगों में विश्वास हो, पहले की तरह स्थिरता आए, सरकार लंबी चले, सरकार जनता के हित में काम करे, और जो इनका जीटीएम ग्रुप है वो ऑलरेडी प्रदेश के विकास में, अलग अलग प्रदेशों में जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोजगार के सृजन करने में लगा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये सकारात्मकता, ये सार्थकता लगातार यूं ही चलती रहेगी। अतुल अग्रवाल, दिल्ली, हिंदी खबर। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, नई